नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हरिद्वार के दौरे पर रहे। राष्ट्रपति ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में शिरकत की। आपको बता दें कि कुष्ठ रोगियों की सेवा और उनकी चिकित्सा शिक्षा के लिए काम करने वाली संस्था दिव्य प्रेम सेवा मिशन की स्थापना को 25 साल पूरे हो गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी संस्था के संस्थापक सदस्य रहे हैं। साल 2017 में भी राष्ट्रपति दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सेवा के क्षेत्र में लगाया गया पौधा आज वट वृक्ष बन गया है, जिस उद्देश्य के लिए दिव्य प्रेम सेवा मिशन की स्थापना की गई थी, आज भी संस्था लगातार उस उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि छुआछूत की भावना को भारतीय संविधान द्वारा समाप्त कर दिया गया है। हालांकि मानसिक तौर पर आज भी कुष्ठ रोगियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोगी भी समाज का अंग हैं, उन्हें भी अन्य रोगी की तरह ही स्वीकार किया जाना चाहिए। ये इस माटी का ही प्रभाव था कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक आशीष जी ने गंगा के तट पर मानवता की सेवा के यह पुनीत कार्य प्रारंभ किया। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात हमारे संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया और उसे दंडनीय भी बनाया गया। किसी भी रूप में अस्पृश्यता एक अमानवीय आचरण एवं धर्म पर आधारित अस्पृश्यता का अंत तो कर दिया गया, परंतु दुर्भाग्य से सदियों से चली आ रही कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के प्रति मानसिक अस्पृश्यता आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। आज आप सबके बीच यहाँ आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और इसलिए हो रही है कि मैं मिशन के कार्यक्रम में आया हूँ, इसलिए नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि एक छोटे से बीज जो एक छोटी सी मेरी भूमिका थी, आज वो वृक्ष होकर के खड़ा हो गया। उस कार्य को गौरव प्रदान किया महामहिम राष्ट्रपति जी ने आकर के। हम महामहिम रामनाथ कोविंद जी का इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने ऐसे कार्यों को आकर के आशीषित किया, उन कार्यों को आकर के गौरव प्रदान किया। सेवा कार्य करने वालों को संबल मिलता है और किस कार्य को कितना वेटेज देना है। जब ये देश के संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तित्व जब आकर के ऐसे कार्यों को आशीष देते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी संस्थाओं को गौरव और सम्मान। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे। बाबा रामदेव का रिएक्शन भी आपने सुना। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार पहुंचे और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में शिरकत की है। राष्ट्रपति ने, बाबा रामदेव इस दौरान मौजूद रहे। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की स्थापना को 25 साल पूरे हुए हैं और इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि कुष्ठ रोगी भी समाज का अंग हैं, उन्हें भी बाकी मरीजों की तरह स्वीकारना चाहिए। संबोधित किया मंच से इस कार्यक्रम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के बावजूद जिन 23 सीटों पर पराजय हुई है, उसके क्या कारण रहे, जिसकी समीक्षा के लिए बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। पार्टी नेतृत्व ने ऐसे नेताओं को जल्द समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि बीजेपी को प्रदेश की जनता ने अपार जन समर्थन दिया है, जिसका वो स्वागत करते हैं। लेकिन जिन 23 सीटों पर हुई पराजय के कारणों की समीक्षा की जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यही वजह है कि सरकार गठन के बाद ही अप्रैल माह के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष देहरादून पहुंच रहे हैं, क्योंकि सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर हारी हुई सीटों की समीक्षा और आगामी चुनाव 2024 की तैयारियों की जानकारी लेंगे। उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दी है, जिसके लिए हम उत्तराखंड की महान जनता का धन्यवाद करते हैं। लेकिन आशानुरूप 23 सीटों पर जिन पर हमारी हार हुई है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जो उन कारणों का पता लगाएगी किस कारण से हम
इस सीट पे हार हुई है, इसके लिए वो रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश नेतृत्व को देंगे। और साथ ही आने वाले 2024 में आम चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाए, इन कारण उसके रहे हैं उनको दूर करने के लिए 2024 की तैयारी के लिए ये सब हमारे प्रदेश में द्वारा किया जा रहा है। रोहित सोनी जुड़ गए समरथा इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। रोहित, 23 सीटों पर हार की समीक्षा कौन कौन से बड़े नेता कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव में भाजपा 2/3 बहुमत के साथ जो है एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हुई है और जो एक लंबे समय से मिथक चला रहा था उस मिथक को भी तोड़ा है। लेकिन अब भाजपा के सामने 2024 लोकसभा का चुनाव एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 5 सीटें लोकसभा की जीती थी। ऐसे में फिर से दोबारा सत्ता पर काबिज हो गई है, तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में ये 5 सीटें फिर से बीजेपी के खाते में जाए। इसको लेकर के अब रणनीतियों में जुट गई है, क्योंकि अगर हम समय की बात करें तो मात्र करीब अब 2 साल का ही वक्त बचा है। ऐसे में 2 साल काफी कम समय भी होता है, क्योंकि धरातल तमाम काम भी किए जाने हैं और लोकसभा का चुनाव होना है, तो इसके मद्देनजर संगठन हमेशा अपनी मजबूती से खड़ा रहता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनके लिए बीजेपी संगठन पे एक सीट काफी महत्वपूर्ण होता है और विधानसभा चुनाव में जो परिणाम सामने देखने को मिले वो कहीं ना कहीं लोकसभा के लिए बीजेपी के लिए राह खोलती नजर आ रही है। लेकिन बावजूद इससे जो 23 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस बीजेपी को हार मिली है, उन सीटों का समीक्षा करने जा रही है कि आखिर क्या वजह रहा कि इन 23 सीटों पर भी बीजेपी नहीं जीत नहीं सकी है। तो इसको लेकर के समीक्षाओं का दौर 29 तारीख से शुरू होगा और 29 तारीख के अलावा अगर हम बात करें तो अगले महीने करीब पहले सप्ताह में जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है BL संतोष, उनका भी देहरादून दौरा लग सकता है और इस दौरे के दौरान जो है पदाधिकारी सब बैठक करेंगे और हार की समीक्षा करेंगे। फिलहाल जो जानकारी निकल के सामने आई है कि बीजेपी जो आलाकमान है उन्होंने इस बात निर्देश दिए हैं कि 23 से 23 विधानसभा सीटों के लिए जो है एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाना चाहिए और रिपोर्ट कार्ड करीब 4 अप्रैल से पहले तक जो है दिल्ली आलाकमान को भेज दिए, ताकि उस रिपोर्ट की समीक्षा हो सके और उस हिसाब से जो है आगामी 2024 के लिए तैयारियां की जा सके। कुल मिलाकर आगामी 2024 की रणनीति में भाजपा संगठन जुट गया है और उसको लेकर के मंथनों का दौर शुरू हो गया। इसके इतर बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार मंथन कर रही थी और इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, वह भी यहाँ देहरादून पहुंचे थे और कांग्रेस पार्टी की जो हार मिली यानी कि मात्र 19 सीटों पर ही कांग्रेस चिमटी है, तो उस हार का भी समीक्षा बैठक लगातार उनके द्वारा किया गया था। अब रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है जो कांग्रेस का आलाकमान तक भेजा जाएगा। फिलहाल राजनीतिक समीकरणों में देखें तो भाजपा ने सभी मिथक तोड़ते हुए सत्ता पर काबिज हुई है, लिहाजा एक फिर से अब लोकसभा की चुनौती है जिसको पार पाने की कवायद में भाजपा अभी से जुट गई है। जी चलिए, शुक्रिया आपका रोहित इस तमाम और पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में मलिंगा चौक से गांधी चौक तक आभार रैली निकाली। रैली में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी वासियों का एक बार फिर मसूरी की महान जनता ने मुझ पर लगातार तीसरी बार विश्वास जताया है। इसलिए जब मैं यहाँ पर आया तो हमारे खुद कह रहे थे कि यहाँ पर 2 बार से ज्यादा कोई नहीं जीतता। जहां हमारी पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने एक मिथक तोड़ा है कि कहते थे कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। हमने उसको, पुष्कर जी ने जहां उसको तोड़ा है, गणेश जोशी ने मसूरी के अंदर ये कहा जाता था कि 2 बार से ज्यादा कोई नहीं जीतता, हमने उसको तोड़ा है। उसमें हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं का, यहाँ की महान जनता का बहुत बड़ा योगदान है, मुझ पर विश्वास करती है, मुझ पर भरोसा करती है और आने वाले 5 सालों के अंदर मसूरी की तस्वीर को हम बदलने का काम करेंगे। जो लाइब्रेरी में चौक पे जाम लगता है, जो 837 करोड़ की टनल गडकरी जी के आशीर्वाद से हमें मिल रही है, उसका काम हम शीघ्र शुरू कराने वाले हैं। रोपवे का काम जो रुका है उसको हम शुरू कराने वाले हैं। उत्तराखंड राज्य में देश के लगभग सभी राज्यों में डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि पिछले क्षेत्रों के भीतर 5 बार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि पिछले 4 बार में 80-80 पैसे डीजल और पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ था, तो वहीं आज पेट्रोल पर 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पिछले 4 महीने के बाद पिछले 1 सप्ताह से डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जिस रफ्तार से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कुछ दिनों के भीतर ही पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच जाएंगे। उत्तराखंड राज्य समेत देश के सभी राज्यों में डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मिली आंकड़े के अनुसार अगर गौर करें तो पिछले 6 दिनों में 5वीं बार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। वर्तमान समय की बात करें तो
पेट्रोल के दाम में जो है करीब 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं डीजल के दाम में 55 पैसे की बढ़ोतरी की गई। तो कुल मिलाकर अगर वर्तमान की रेट की बात करें तो डीजल जो है 91 रुपये तक पहुंच गया है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत जो है 97.57 पैसे तक पहुंच गया है। यानी लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि जो बताया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका असर डीजल पेट्रोल के दाम में पड़ रहा है। तमाम लोग मौजूद भी इनसे भी बात करेंगे। मैम, आज डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरह देखते हैं? क्योंकि अगर पिछले 6 दिनों पर गौर करें तो 5 दिन लगातार डीजल पेट्रोल दाम बढ़े, पहले 80 पैसे बढ़े हैं और 50 पैसे बढ़े हैं। हाँ, अभी जो भी पेट्रोल और डीजल के जो भी रेट्स बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो कॉमन मैन है हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि हम लोग पहले जो टाइम था कि पेट्रोल और डीजल काफ़ी रीजनेबल था, तो अभी ये है कि हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है ना, और एकदम से बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। कि एटलीस्ट वो इस चीज़ को थोड़ा सा देखें, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। ना तो मेरा यही है कि आप कैसे भी करके इसको टैक्स जो भी लगता है उससे फ्री करें, ताकि कॉमन मैन भी इसको इजीली एक्सेस कर सके। घटाए तो जहाँ थोड़ी रिलीफ मिली थी, लेकिन लगातार फिर से बढ़ना कहीं ना कहीं जीवन पर काफी महंगा भी पड़ेगा। हाँ जी, बहुत महंगा भी पड़ रहा है, क्योंकि अब हम लोग लॉन्ग रूट्स पे प्रेफर नहीं करते गाड़ी, है ना। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि पेट्रोल के दाम दोबारा से सही आए। तो कुल मिलाकर कहते हो आम जनता भी इससे काफी परेशान है, और जिस तरह से लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में जिस रेशियो से डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, आने वाले समय में यह आंकड़ा, यानी खासकर पेट्रोल की बात करें तो 100 के पार पहुंच जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सोचने की जरूरत है कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाए, जो कि जो लोगों की जेब पर काफी महंगाई की मार पड़ती नजर आ रही है। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। हिंदुओं की आस्थाओं की केंद्र मां गंगा के किनारे चल रहे अवैध मीट की दुकानों को बंद करने के आदेश आज नगर पालिका अध्यक्ष ने दे दिए। बता दें कि कुछ दिनों पहले इंडिया न्यूज ने खबर चलाई थी कि गंगा नदी के 100 मीटर के दायरे में अवैध रूप से मीट की दुकानें चल रही हैं, और उन दुकानों का 2019 से लाइसेंस भी नहीं बने हैं, क्योंकि ये क्षेत्र पहले जिला पंचायत के अधीन आता था। अब पर नगर पालिका बनने के बाद इनके लाइसेंस की जिम्मेदारी नगर पालिका के ऊपर आ गई है। उधर नगर पालिका इनको लाइसेंस देने को मना कर रहा है। हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बैठक कर जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है, इन दुकानों को तुरंत हटाया जाए, अगर ये दुकानें नहीं हटती हैं तो विशाल जन आंदोलन किया जाएगा। देखिए, मेरे संज्ञान में तो नहीं कि कोई मीट की दुकान चल रही है, क्योंकि जब नगर पालिका क्षेत्र पहले था, मैं पूर्व में नगर पालिका में रह चुका हूँ, तो हमने धार्मिक नगरी घोषित करने के लिए ऐलान किया था, और इस जो हमारा पूर्व का नगर पालिका क्षेत्र है इसमें कहीं मीट का बिकाव नहीं होता। लेकिन अब नए क्षेत्र कुछ जुड़ गए जो सड़क तिरोत आदि, तो इसमें मीट की दुकानें पहले भी थी और अभी भी हैं। उसको पहले जिला पंचायत उनको लाइसेंस निर्गत करती है, ऐसे मेरे संज्ञान में आया है। लेकिन मैं तुरंत कल ही अपने शासनाधिकारी को भेजूंगा, और अगर वो दुकानें चल रही होंगी और अवैध होंगे तो उनको तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और नहीं तो अगर नगर पालिका को लाइसेंस देना आवश्यक होगा तो नगर पालिका उनको लाइसेंस देगी उनके हमारे जो शर्तों के हिसाब से। लेकिन जो पूर्व क्षेत्र हमारा नगर पालिका का था, गंगा जी का जो इस वाला इलाका है, एनजीटी का नियम है कि आप गंगा के 100 मीटर के अंदर लाइसेंस नहीं दे सकते, लेकिन ये दुकानें 100 मीटर के अंदर ही चाहिए। इसमें ऐसा तो हमने तो लाइसेंस दिए नहीं, फिर तो अवैध है। अगर हमने तो कोई लाइसेंस दिया नहीं, लेकिन इससे पहले जिला पंचायत को लाइसेंस देती है, मेरे संज्ञान में आया है। अब वो कैसे देती मुझे नहीं जानकारी, लेकिन नगर पालिका ने अब तक कोई लाइसेंस निर्गत नहीं किया। अवैध है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उनकी दुकानें बंद कर दी जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई होगी। मैं जब सितंबर में ज्वाइन किया था तो मुझे ज्ञात हुआ कि पूरे उत्तरकाशी में कहीं पर स्लाटर हाउस नहीं है, और इस संदर्भ में मैंने जनपद स्तरीय जो सलाहकार समिति है डीएम साहब की अध्यक्षता में, उसमें मैंने ये मेरा प्रथम एजेंडा था, और इस एजेंडे के अनुसार मैंने वहाँ पे प्रश्न अन्य नगर पालिकाएं जितनी भी हैं उत्तरकाशी में हैं नगर पालिकाएं या नगर पंचायत, वहाँ से मैंने 3 प्रश्न के उत्तर डीएम साहब के माध्यम से मैंने मंगवा रखे हैं। उसका जवाब अभी मेरे पास किसी का नहीं आया है, और जैसे उस पर जवाब आता है उसके संदर्भ में मैंने वो प्रक्रिया फिर आगे उसको शुरू करनी है। उधर नगर पालिका बाड़ाहाट उत्तरकाशी द्वारा आगामी 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ऐतिहासिक रामलीला मैदान में बसंतोत्सव मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले का उद्घाटन क्षेत्रीय देव डूनिया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ये बसंतोत्सव मेले का आयोजन पौराणिक माघ मेले की तर्ज पर होगा। नगर पालिका अध्यक्ष का ये कहना है कि इस मेले में नई कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका दिया जाएगा, और उत्तराखंड के अन्य सुप्रसिद्ध कलाकारों को भी मेले में आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही बताया कि जनपद विभिन्न विभागों की विभागीय गोष्ठी का भी मेले में आयोजन किया जाएगा, जिससे आम व्यक्ति को
विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ मिल सके। हमारा उद्देश्य ये है, इसमें सबसे पहले उद्देश्य मेरा पॉजिटिव लाना, एनर्जी पॉजिटिव हो, क्योंकि विगत 2 वर्षों से कोविड रहा तो हमारा कोई मेला नहीं हो पाया और लोगों के अंदर निगेटिविटी बहुत आ गई थी। तो एक सबसे पहला उद्देश्य मेरा ये है। दूसरा उद्देश्य इसमें यह है कि जो हमारी संस्कृति है उसको हम बचा के रखें, उसको हम बढ़ावा दें। तीसरा मेरा विजन इसमें यह है कि जो हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा पर उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति डिपेंड है, तो हम थोनों मेले के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को लुभाएं। जांच कल्याण से समाज कल्याण का कैंप लगाना चाहता हूँ उसमें, ताकि लोगों को पता हो कौन कौन से पेंशन मिल रहा है, कौन सा पेंशन बंद है। ये सब चीज़ें ऐसे हम करना चाहते हैं। साथ ही इसके अलावा मैं स्वास्थ्य कैंप भी लगाऊंगा, उसमें दिल्ली के डॉक्टर से मेरे संपर्क हुआ है और सीमा डेंटल संपर्क हुआ, सब लोग आने को तैयार हैं। वो लोग निःशुल्क लोगों को सेवाएं देंगे। इसके साथ तमाम अपने जो बड़े कलाकार उत्तराखंड के उनको भी बुलाना चाहता हूँ, ताकि अपने जो इस मेले की जो वो है वो और अच्छी भव्य हो जाए। जैसे नरेंद्र सिंह जी से अनुरोध हमने किया है कि वो हमारे मेले में आए और यहाँ पर अब अच्छा मनोरंजन लोगों को दे, स्वस्थ मनोरंजन लोगों को दे। उधर पौड़ी जिले के राजकीय संयुक्त चिकित्सालय सतपुली द्वारा बिजली का बिल भुगतान न करने पर विद्युत विभाग ने बिजली का कनेक्शन काट दिया। अस्पताल में बिजली न होने के कारण अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं। बिजली न होने के कारण न तो अस्पताल में पैथोलॉजी लैब काम कर रही है और न ही अल्ट्रासाउंड मशीन, जिसके कारण मरीजों को बिना जांच के ही बैरंग अपने घर वापस लौटना पड़ रहा है। अस्पताल में लाइट न होने के कारण प्रसूति सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। राजकीय संयुक्त चिकित्सालय है, यहाँ पर पहले जो है ना तो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था थी, ना पैथोलॉजी की व्यवस्था थी। हमारे द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था कि यहाँ पर पैथोलॉजी लैब हो, अल्ट्रासाउंड मशीन हो। तो किसी तरह लंबे जद्दोजहद के बाद जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने तो नहीं सुनी, लेकिन जब वो पद से हट गए उसके बाद बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि वो खैरासैंण के निवासी है और उनके कार्यकाल में यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन और पैथोलॉजी लैब नहीं लगी। जब वो अपने मुख्यमंत्री पद से हटे उसके बाद जाकर के यहाँ पर पैथोलॉजी लैब और अल्ट्रासाउंड मशीन आई। और आज दुर्भाग्य का विषय ये है कि आज उस अस्पताल में लाइट तक नहीं है। जी हमारे यहाँ लाइट कटी हुई है, मैंने स्वयं भी देखा लाइट कटी हुई है। लोग परेशान हैं, वैक्सीन लगाने वाले लोग आ रहे हैं, लगवाने के लिए आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। जब 6-7 आदमी इकट्ठे हो जा रहे हैं तब ये चमोली शहर से वैक्सीन ला रहे हैं, तब लगवा रहे हैं, मोटरसाइकिल से तब लगा रहे हैं। तो वहाँ इन्होंने वैक्सीन रखी है, यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन बेकार पड़ी हुई है। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करते आज तक आपने बारातियों को ही देखा होगा, लेकिन रुड़की के डंडेरा में खुद दूल्हे राजा हाथ में बंदूक लेकर फायरिंग करते हुए नजर आए। इस बंदूकबाज दूल्हे ने बारातियों और मेहमानों के बीच हर्ष फायरिंग की। इस दौरान समारोह में शामिल लोगों की सांसें थम गईं। दूल्हे को फायरिंग करते देख लोग भी हैरान रह गए। बुलेट राजा को बंदूक चलाते वीडियो बनाई गई, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया।